प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विमल कुमार लहरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस स्वयं प्लेटफॉर्म पर मॉड्यूल 11 के व्याख्यान 4 पर चर्चा करेंगे। व्याख्यान 4 का शीर्षक है सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा और आतंकवाद। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा कि इस मॉड्यूल के अंतर्गत अर्थात समकालीन सामाजिक समस्याएं मॉड्यूल 11 के अंतर्गत हमने समसामयिक उन समस्याओं को रखा है जिससे आज भारत और भारत के लोग ही नहीं वरन वैश्विक लोकजन जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उसे प्रभावित हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यह जो समस्याएं हैं, यह प्रतियोगी परीक्षाओं सहित पाठ्यक्रम की हिस्सा भी हैं। बहुतायत ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस नाते हमने उन महत्वपूर्ण पक्षों को, उन महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों और समस्याओं को रखने की कोशिश किया है और उन्हीं तीनों में, उसी में ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम लोग मिलकर इस महत्वपूर्ण व्याख्यान की समाजशास्त्री यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज इस व्याख्यान अंतर्गत जिन पक्षों पर बात करेंगे वे इस प्रकार हैं। परिचय, सांप्रदायिकता, भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के प्रभाव, जातीय हिंसा, जातीय हिंसा के प्रभाव, भारत में आतंकवाद और उसका परिचय, सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा और आतंकवाद के समाधान सहित निष्कर्ष और संदर्भों पर चर्चा करेंगे। हमने काफी सेलेक्टेड और एक कसा हुआ, हम कह सकते हैं कि ये विषय वस्तु रखने की कोशिश किया है जो आपके लिए काफी उपादेय है। मैं इस एक चित्र से भी इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भारत में सांप्रदायिकता, ये एक चित्र कहीं ना कहीं पूरी तरह से सांप्रदायिकता की तस्वीर को स्पष्ट करता है। मैंने इस चित्र को जिस सोर्स से लिया है वो ये है। उनको भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस व्याख्यान को समृद्ध करने में भी उनका योगदान है। तो आइए क्रमवार हम इन विषय वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। परिचय, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में हम देखें तो सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा, आतंकवाद भारतीय समाज की एकता, लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष गंभीर चुनौती के रूप में दृष्टिगोचर है। प्रिय विद्यार्थियों, आज भारत में हम देखें तो सांप्रदायिकता और जातीय हिंसा के साथ आतंकवाद एक, हम यूं कह सकते हैं कि एक विकराल समस्या के रूप में दृष्टिगोचर है। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक आतंकवाद को, आतंकवादी घटनाएं अभी हाल में ही दो बड़ी पुलवामा घटना के बाद एक घटना जो लेटेस्टली हुई कश्मीर की, कल्पना करें आप साहब कि अब उन आतंकवादियों को यह आभास नहीं है कि इसमें बच्चे मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, माताएं बहनें, कौन मरेगा, उनसे इसका लेना देना नहीं है। सिर्फ उन्हें हिंसा फैलाना है। हिंसा की वैचारिकी से वो पोषित हैं। आप देखें तो कई कहानियां और दृष्टांत मिलते हैं
कि बड़े जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं, कभी कभी छोटा बच्चा रास्ते में मिल जाता है, सर्फ है, वो उसके साइड से निकल जाते हैं, उसे हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन आतंकवादी घटना में बच्चे मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, उनसे इसका कोई लेना देना ही नहीं है साहब। वास्तव में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आइए इन्हीं को क्रमवार देख रहे हैं हम लोग। तीनों समस्याएं, ऐतिहासिक विभाजन, पहचान आधारित राजनीति, सामाजिक आर्थिक असमानताओं सहित उग्र वैचारिक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती हैं। हम इसको ऐतिहासिक विभाजन के साथ साथ हम आतंकवाद को ही देख लें। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हम बड़े स्तर पर इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं। वहीं एक आइडेंटिटी, एक पहचान आधारित स्टेटस इस्टेब्लिश करने के लिए, एक पहचान आधारित परिस्थिति के स्थापत्य हेतु भी बड़े स्तर पर संघर्ष हो रहे हैं, जो सांप्रदायिकता की वैचारिकी को बढ़ावा दे रहा है। और आज देखें तो मानव सभ्यता की यात्रा में हर पंथ, हर विचार कहीं न कहीं अपनी विचारधारा को, अपने मत को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने में लगा हुआ है। उसके लिए कितना ही कुर्बानी देनी पड़े, कितना ही संघर्षों का सामना करना पड़े, लेकिन वो पीछे हट नहीं रहे हैं। वास्तव में यह दुख की बात है, यह सोचनीय बात है कि वैयक्तिक पहचान की स्थापत्य हेतु मानव इतना नीचे गिर जा रहा है, मूल्यों से परे हो जा रहा है। साथ ही सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी कहीं न कहीं इस तरह की वैचारिकी को उग्र रूप दे रही हैं। वहीं देखें तो लंबे कालखंडों तक एक सामाजिक स्तर पर असमानता की वैचारिकी रही, वहीं आज एक बड़ा तबका मौलिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को लेकर जूझ रहा है, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। तो एक बड़ा तबका आर्थिक संपन्नता के साथ जीवन को गति दे रहा है। ये पक्ष भी कहीं न कहीं एक उग्र विचार को ला रहे हैं, जिससे जाति हिंसा, सांप्रदायिकता की वैचारिकी को बढ़ावा मिल रहा है। आगे हम देखें तो बेनेडिक्ट एंडरसन, पॉल ब्रॉस, आशुतोष वार्ष्णेय, लुईस ड्यूमांट एवं A.R. देसाई जैसे विद्वानों का मानना है कि जब समुदाय राजनीतिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, आर्थिक रूप से वंचित रहते हैं या सांस्कृतिक प्रतीकात्मक खतरों को देखते हैं, तब यह पहचान आधारित संघर्ष जन्म लेते हैं। वहीं भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये सभी प्रवृत्तियां सामाजिक सौहार्द को कमजोर करती हैं, समुदायों के बीच अविश्वास को बढ़ाती हैं और समावेशी व लोकतांत्रिक प्रगति को बाधित करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में समुदाय आधारित राजनीति जब असुरक्षित महसूस करते हैं, आर्थिक रूप से वंचित रहते हैं, जो पहली लाइन में ही कहा, सांस्कृतिक प्रतीकात्मक खतरों को देखते हैं, तब पहचान आधारित संघर्ष उत्पन्न होता है। वहीं ये सारे पक्ष कहीं न कहीं सामाजिक जो हमारा सौहार्द है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उस ताने बाने की वैचारिकी को कमजोर कर रहे हैं, उस ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रेम, बंधुत्व, सहयोग और योगदान पर
आधारित है। हमें इसे बचाना होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में यही हमारी महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक पूंजी है, जिससे हमारी अस्मिता और पहचान स्थापित है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस व्याख्यान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सांप्रदायिकता पर हम बात करते हैं। अब क्रमवार सांप्रदायिकता, जाति, हिंसा और आतंकवाद, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, अब उस पर हम क्रमवार बात कर रहे हैं। सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और संघर्ष को इस तरह प्रस्तुत करती है मानो उसके हित एक दूसरे के विपरीत हों। मैंने कहा ना कि हितों के लिए इस हद तक आगे बढ़ जाना जहां से संघर्ष की वैचारिकी उत्पन्न होती है, उसे हम सांप्रदायिकता के रूप में देखते हैं। इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता वह विश्वास है जिसमें यह मान लिया जाता है कि एक धर्म के लोगों के हित दूसरे धर्मों के हितों से स्वाभाविक रूप से टकराते हैं। हमने यहां दिखाने की कोशिश किया कि किस तरह से लंबे कालखंडों तक भारत में सांप्रदायिकता की वैचारिकी पोषित है, समाज को कमजोर कर रही है, सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंचा रही है और लोगों को तोड़ने पर बल दे रही है। आगे देखें तो भारत की औपनिवेशिक नीति, विशेषकर डिवाइड एंड रूल, पृथक निर्वाचक मंडल और जनगणना आधारित धार्मिक वर्गीकरण ने सांप्रदायिक चेतना को गहरा किया है। आगे देखें तो इन्हीं प्रवृत्तियों का परिणाम आज दंगों, बढ़ते ध्रुवीकरण, नफरत की राजनीति और सामूहिक हिंसा के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में इस तरह की वैचारिकी दंगा, नफरत की राजनीति, ध्रुवीकरण को जन्म देती है। हमें इस तरह की वैचारिकी से बाहर निकलना होगा और सर्वधर्म समन्वय की वैचारिकी को आत्मसात करते हुए जीवन को गति देना होगा। आभार सहित हमने इस फोटो को यहां रखने की कोशिश की है। आइए आगे चलते हैं। भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के प्रभाव, यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सांप्रदायिकता क्या है, अभी तक हम लोगों ने यह जाना और अब देख रहे हैं हम लोग कि भारतीय समाज पर किस तरह से सांप्रदायिकता का प्रभाव पड़ा है। आइए क्रमवार देखते हैं। सामाजिक विघटन, पहली ही बार मैं कहा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन। वास्तव में सांप्रदायिकता समाज के समूहों के बीच अविश्वास और दूरी बढ़ाकर सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है। मैंने कहा ना कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव है सामाजिक संबंधों पर, सामाजिक ताने बाने पर। इस तरह की वैचारिकी, सांप्रदायिकता की वैचारिकी वास्तव में सामाजिक ताने बाने को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसे कमजोर करने में, उसे विघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे हमें अलग होना होगा, इस तरह की वैचारिकी को हमें छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में भारत की यात्रा तो सर्वधर्म समन्वय की यात्रा है। सर्वधर्म समन्वय के साथ एक लंबे कालखंड से गतिमान है। किसी भी वैचारिकी को रोका नहीं साहब, बल्कि सभी को भारत ने आत्मसात किया। तो फिर इस तरह की वैचारिकी के साथ हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं? हमें तो सर्वधर्म समन्वय के साथ आगे बढ़ना है। आइए आगे चलते हैं। दंगे और हिंसा, वास्तव में यह प्रवृत्ति सामूहिक संघर्ष, जनहानि और बड़े स्तर पर विनाश का कारण बनती है। सांप्रदायिकता के परिणाम स्वरूप हम दंगे और हिंसा को भी देखते हैं, जो मैं पिछली स्लाइड में दिखाया था। फिर पुनः मैं वहां चल रहा हूं। ये देखें, इस स्लाइड में मैंने दिखाया था
आगे चल रहा हूं कि किस तरह से अपनी विचारधारा को सर्वोपरि रखने के लिए, किस तरह के अपनी सत्ता को सर्वमान्य मानने के लिए हिंसा और उग्र दंगे, उग्र विचार को लोग आत्मसात करते हैं। सांप्रदायिकता की वैचारिकी इस पर भी प्रभाव डालती है। आगे देखें तो राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक पहचान आधारित राजनीति मतदाताओं को विभाजित कर लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करती है। धार्मिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण यहां एक भी है। इससे मतदाताओं को विभाजित कर लिया जाता है कि नहीं साहब, इस विचारधारा के आधार पर आपको मतदान करना है। लोग कन्विंस करते हैं साहब। इस तरह की घटनाएं देखने और सुनने को भी मिलती हैं, लेकिन वास्तव में यह इस तरह की विचारधारा जो राजनीतिक ध्रुवीकरण को आगे बढ़ाने पर बल दे रही है, वास्तव में यह लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर कर रही है। हमारे लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जो पहचान है, उसको बिगाड़ रही है। आइए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। आर्थिक क्षति, दंगों और अस्थिरता के कारण व्यापार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप जान रहे हैं इसको। आगे चलें। शिक्षा और युवाओं पर प्रभाव, युवाओं में कट्टरपंथ, वैचारिक पक्षपात और असहिष्णुता की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। वास्तव में सांप्रदायिकता का जो एक महत्वपूर्ण प्रभाव है साहब, शिक्षा और युवाओं पर प्रभाव, वास्तव में हम कहीं ना कहीं इस उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी डिफरेंट खेमे निर्मित कर रहे हैं और एक कट्टरता भर रहे हैं युवाओं में। ये कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर रहा है साहब। ये मत सोचिए कि आप इससे समृद्ध हो रहे हैं, आप समृद्ध नहीं हो रहे हैं, बल्कि देश कमजोर हो रहा है। और देश कमजोर हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आप भी कमजोर हो रहे हैं। तो हमें इस तरह की वैचारिकी से बाहर निकलना होगा। आगे देखें। सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साझा सांस्कृतिक विरासत छीण होती है और समाज में भय, तनाव तथा पहचान का संकट बढ़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा ना कि भारत ही एक ऐसा देश रहा जो किसी को साहब रोका नहीं, सभी मत पंथों को का स्वागत किया, सभी का स्वागत किया और कालांतर में एक साझा संस्कृति का निर्माण हुआ। और वही साझा संस्कृति वास्तव में भारत की एकता की पहचान है। भारत को सर्वधर्म समन्वय और मानवतावादी दृष्टिकोण को वह स्थापित करता है, लेकिन वह सांप्रदायिकता की विचारधारा वास्तव में उस सांस्कृतिक पूंजी को तोड़ रही है, उस सांस्कृतिक विरासत को कमजोर कर रही है। आगे देखें। राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव, सांप्रदायिक विभाजन देश की विविधता में एकता की भावना को कमजोर कर राष्ट्रीय एकजुटता को चुनौती देता है। वहीं धर्मनिरपेक्षता को खतरा, कहीं न कहीं धार्मिक पक्षपात बढ़ने से संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये सारे प्रभाव हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहां दो चीजें और आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता तो इस 30 मिनट में सिर्फ सांप्रदायिकता को ही रखने की कोशिश करता, लेकिन लगभग मैंने हर एक लेक्चर में तीन महत्वपूर्ण समस्याओं को रखा है। कारण कि मैं इस व्याख्यान, इस मॉड्यूल के अंतर्गत, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सभी चीजों को जो भारतीय समाज और संस्कृति से संबंधित है, उन सबको रख सकूं। तो इस मॉड्यूल में मैंने यही कोशिश की है। इस नाते मैंने सांप्रदायिकता, जाति, हिंसा और आतंकवाद को रखने की कोशिश की है, तीनों को समाहित करने की कोशिश की है कि उसे भी संक्षिप्त रूप में आप जान सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। जाति हिंसा के संदर्भ में हम देखें तो भारत वास्तव में जाति हिंसा के लिए हम भारत में देखें तो जाति हिंसा
बड़े स्तर पर दृष्टिगोचर होती है। मानव सभ्यता की यात्रा में देखें तो कालक्रम में हम जाति व्यवस्था की वैचारिकी को देखते हैं, उससे पहले कहीं न कहीं हम वर्ण व्यवस्था को देखते हैं, कालांतर में हम जाति व्यवस्था के जामे को देखते हैं, जो उच्चता और न्यूनता की वैचारिकी के साथ आगे बढ़ता है, भेद की वैचारिकी के साथ आगे बढ़ता है, छुआछूत और अस्पृश्यता की वैचारिकी के साथ आगे बढ़ता है। इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लंबे कालखंडों तक अस्पृश्यता और छुआछूत के नाम पर जनसंख्या के एक बड़े भाग को हाशिए पर रखा गया। यद्यपि समाज सदैव परिवर्तनशील है, परिवर्तन के कारण जैसे जैसे चेतना विकसित हुई वैसे वैसे लोग मुख्य धारा में आने की कोशिश करते रहे, और मुख्य धारा में आने पर दो विचारधाराओं का टकराव होता है। उन्हीं टकरावों की बात हम यहां कर रहे हैं। एक तरफ तो वह इलीट तबका जो उन्हें मुख्य धारा में आने नहीं देता है, और दूसरी तरफ वह हाशिए का लोकजन जो मुख्य धारा में आना चाहता है। उसके बीच का जो टकराव है वह वास्तव में टकराव है जातीय हिंसा। आइए इसे भी क्रमवार देखते हैं। भारत में जाति हिंसा से अभिप्राय उन संघर्षों, झड़पों या हिंसक घटनाओं से है जो जाति, जनजाति, भाषा, नस्ल या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर समूहों के बीच उत्पन्न होती है। यह हिंसा प्रायः सामाजिक वर्चस्व, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक पहचान के संकट और राजनीतिक हितों से प्रेरित होती है। आगे देखें तो डोनाल्ड हॉरोविट्ज कहता है कि जाति संघर्ष समूहों के बीच प्रतियोगिता, असुरक्षा और प्रतीकात्मक राजनीति के कारण उभरता है। भारत में जाति हिंसा कश्मीर, असम, नागालैंड, मणिपुर, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य, हम उत्तर प्रदेश को भी देख सकते हैं, विभिन्न जनजाति राज्य संघर्षों में स्पष्ट दिखाई देती है। तो भारत के विविध ऐसे राज्य हैं जहां कहीं न कहीं हम प्रतियोगिता, असुरक्षा और प्रतीकात्मक राजनीति के कारण हम जाति संघर्ष को देख रहे हैं। वास्तव जाति संघर्ष भी एक बड़ी समस्या है जो हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधक है, राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रही है। इसलिए हमें इस तरह की वैचारिकी से बाहर निकलना होगा। आइए इससे संबंधित कुछ कारणों को हम लोग देखते हैं। भारत में जाति हिंसा के कारण ऐतिहासिक और औपनिवेशिक विरासत, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा ना कि एक लंबे कालखंडों तक अस्पृश्यता, छुआछूत और जातीय भेद के आधार पर जनसंख्या का एक बड़ा भाग मुख्य धारा से अलग थलग रहा। यही ही नहीं साहब, लोग उनकी परछाइयों से भी अपने को अपवित्र समझते थे। ऐसी यात्रा के साथ भी हाशिए का लोकजन लंबे कालखंडों तक गतिमान रहा। आगे हम देखें तो संसाधनों की प्रतिस्पर्धा दूसरा पॉइंट है कि यह एक लंबे कालखंडों तक एक एलीट तबके का जाति हायरार्की में कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा हस्तक्षेप रहा है, और उस हस्तक्षेप ने भी आर्थिक आधार पर एक लंबी खाई डेवलप की, और आज भी उस खाई को देखा जा सकता है कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग क्यों आखिरकार 5 केजी चावल और गेहूं पर जीवन जीने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि वो खाई की एक लंबी विरासत है, उसका भी एक कारण है। आगे देखें तो सांस्कृतिक एवं पहचान का संकट। एक तरफ मैंने दो चीज बताई साहब कि एक तरफ हाशिए का लोकजन अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और पहचान को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ परंपरागत रूप से जो डोमिनेंट लोकजन है वह अपनी मान्यताओं, मूल्यों को स्थापित करने में लगा हुआ है। अभी देखें साहब ना कि आपको राजस्थान और कई ऐसे राज्य मिल जाएंगे जहां आज भी, यद्यपि संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है, कर दिया गया है, उसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन आप देखे होंगे कि आज भी कुछ
इलीट लोगों के घर के दरवाजे से आगे बढ़ने पर लोग चप्पल तक निकाल लेते हैं, साइकिलों से उतर जाते हैं। इलीट पर्सन उनके गांव में आता है तो लोग अपने चारपाइयों से उठ जाते हैं। व्यवहारिक धरातल पर यह वैचारिकी अभी मजबूत है, इसको नकारा नहीं जा सकता साहब। आगे देखते हैं। प्रवासन और जनसांख्यिकी बदलाव, ये भी एक कारण है। राजनीतिक लाभ के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है। वहीं प्रशासनिक और कानूनी कारण भी कहीं न कहीं जाति हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। आइए आगे चलते हैं। जाति हिंसा के प्रभाव हम देखें तो उसके सामाजिक प्रभाव, आंतरिक विस्थापन, मानवाधिकार का उल्लंघन, सैन्यीकरण और विकास की रुकावट सहित राष्ट्रीय एकता का विखंडन, ये महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में हमें दृष्टिगोचर होते हैं, जो हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आंतरिक विस्थापन हो रहा है, हजारों लोग अपने घरों को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, वहीं हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ कहीं न कहीं हम मूल रूप में कह सकते हैं यह वैचारिकी विकास में रुकावट है। हमें इस तरह के विचार से बाहर निकलना होगा, तभी शायद हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकते हैं, सर्वधर्म समन्वय को सुदृढ़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, मानवीय गरिमा को स्थापित कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और आतंकवाद को देखते हैं। भारत में आतंकवाद से अभिप्राय उन संगठित हिंसक गतिविधियों से है साहब, जिनका उद्देश्य देश की सुरक्षा, सामाजिक शांति, राजनीतिक स्थिरता और नागरिकों में भय पैदा करना होता है। अतएव कहा जा सकता है कि भय और हिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्य थोपने की संगठित प्रवृत्ति ही आतंकवाद है। की पॉइंट है साहब, इसको याद रखिएगा पूरा। ये की पॉइंट है। भय और हिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति आतंकवाद है। ये की पॉइंट याद रखिएगा आतंकवाद के कॉन्सेप्ट के लिए। भय और हिंसा के आधार पर जब हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं तो कहीं न कहीं उस विचारधारा या उस स्थिति को हम आतंकवाद के रूप में देख सकते हैं। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आतंकवाद की घटनाओं को देखें तो दो महत्वपूर्ण पक्ष आपको समाहित दिखते हैं। आइए आतंकवाद के अन्य पक्षों को देखते हैं। ब्रूस हॉफमैन इस संदर्भ में कहता है कि आतंकवाद नागरिकों को निशाना बनाकर सरकारों और समाज को प्रभावित करने का प्रयास करना है। आतंकवाद नागरिकों को निशाना बनाकर समाज को प्रभावित करने का, मैंने कहा ना शुरुआती दौर में ही एक लाइन कहा कि आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जहां मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। अर्थात उस आतंकवादी घटनाओं में बच्चा मरेगा, बूढ़ा मरेगा, मां मरेगी, बेटा मरेगा, कौन मरेगा, इससे आतंकियों का कोई लेना देना नहीं है साहब, कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में सिर्फ उन्हें भय और हिंसा के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। वास्तव में यदि हम कहें तो वे मानव के रूप में नहीं है साहब, बल्कि एक जानवर, एक हिंसक प्राणी की जो हम श्रेणी बनाते हैं उससे भी वो अलग हैं। इसको कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक हिंसक प्राणी भी जाता है, छोटा बच्चा है रास्ते में, देखे होंगे कि वो उसके साइड से निकल जाता है, लेकिन यहां उन आतंकवादियों को देखें तो उनके लिए कोई मायने नहीं है। आइए आगे चलते हैं और इसी में कुछ अन्य पक्षों को देखते हैं। भारत में आतंकवाद के कारण राजनीतिक वंचना, धार्मिक उन्माद, सामाजिक आर्थिक वंचना, बाहरी सहायता, खुफिया व पुलिस तंत्र की कमजोरियां सहित अंतर्राष्ट्रीय कारण,
ये महत्वपूर्ण कारण हैं साहब, इसको याद रखें, जिसमें कि धार्मिक उग्रवाद एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों इसे हमने सांप्रदायिकता के साथ जोड़ा? इसी नाते हमने एक क्रम बनाया, सांप्रदायिकता, जाति हिंसा और आतंकवाद। क्योंकि आज अपने धर्म की वैचारिकी को सर्वोपरि मानना भी वास्तव में आतंकवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण उत्तरदायी दृष्टिगोचर होता है, एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसमें कुछ पक्षों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। साथ ही बाहरी सहायता, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल लोग ऐसा नहीं कर सकता है, एक लंबी कड़ी है साहब दुनिया में जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही साथ खुफिया और पुलिस तंत्र की कमजोरियां, जो भी लेटेस्टली जो आतंकवादी घटना हुई उसमें खुफिया और पुलिस तंत्र की असफलता भी देखी जा सकती है। आइए आगे चलते हैं, समय अवधि के नहीं तो इसको और मैं डिस्क्राइब करता। आगे चलते हैं और आतंकवाद से जुड़े अन्य पक्षों को भी देखने की कोशिश करते हैं। यद्यपि आभार सहित इस फोटो को हमने लगाने की कोशिश किया है, किस तरह से हथियारें, वेपन लहराए जा रहे हैं साहब। आइए आगे चलते हैं। सांप्रदायिकता, जाति हिंसा और आतंकवाद के समाधान क्या हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि इस पर बिना विमर्श किए कहीं ना कहीं यह व्याख्यान अधूरा होगा। क्योंकि फाइनली अल्टीमेटली एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर तो हमें समाधान ही खोजना है साहब, हमें समाधान ही खोजना है। तो हम क्रमवार उसको देख रहे हैं। एक समावेशी विकास, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हमें करनी होगी। भारतीय समाज में असमानताओं, बेरोजगारी और क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करना होगा। अमरसेन कहते हैं साहब इसको। अमरसेन और जांद्रेज का एक बड़ा काम रहा है, खासतौर से आतंकवाद और सांप्रदायिकता और भूख और जाति हिंसा को लेकर के एक बड़ा काम रहा है। गरीबी और अकाल और पर कई उन लोगों के काम हैं। तो आइए, वास्तव में भारतीय समाज में असमानता, बेरोजगारी और जो रीजनल कहीं ना कहीं पिछड़ापन है उसको हम लोग समाप्त करके एक इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप करके एक समावेशी समाज को निर्मित करके कहीं ना कहीं हम सांप्रदायिकता, जाति हिंसा और आतंकवाद की वैचारिकी को समाधान करने में सहायक हो सकते हैं। वहीं दूसरे इसके पक्ष को हम देखें तो मजबूत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संस्थाएं। क्यों मैंने कहा ना कि धार्मिक उग्रवाद, पिछले स्लाइड में धार्मिक उग्रवाद एक महत्वपूर्ण कारण है साहब। तो पुलिस, न्यायपालिका और चुनाव आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्षता कहीं ना कहीं यहां होनी चाहिए, तब शायद हम इस तरह की वैचारिकी को समाप्त कर पाएंगे। वहीं आगे हम देखें तो अंतरधार्मिक और अंतरजातीय संवाद। आशुतोष वार्ष्णेय के अनुसार सक्रिय नागरिक नेटवर्क और अंतर सामुदायिक सहभागिता दंगे और हिंसा को प्रभावी रूप से रोकते हैं। हम एक सक्रिय भागीदारी, एक सक्रिय नागरिकता का जो हमारा संबंध है, एक हम कह सकते हैं कि एक मजबूत जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, यदि वो मजबूत सामाजिक ताना बाना है तो हम जातीय संवाद और अंतरधार्मिक और अंतरजातीय संवाद से हम इस तरह की वैचारिकी को कम कर सकते हैं। वहीं मजबूत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संस्थाएं भी इसको कम कर सकती हैं। समावेशी विकास की वैचारिकी, समावेशी समाज की स्थापना के बाद हम इस तरह की वैचारिकी को कम कर सकते हैं। आगे हम देखें तो शिक्षा, जागरूकता और मीडिया की नैतिकता, घृणा, अफवाह, कट्टरता के विरुद्ध नैतिक शिक्षा और जिम्मेदार मीडिया, यानी इस तरह की भी वैचारिकी को हमें कम करना होगा और शिक्षा और जागरूकता को बड़े स्तर पर फैलाना होगा। साथ ही कानूनी और प्रशासनिक सुधार, एंटी टेरर कानून, दंगों पर नियंत्रण, खुफिया तंत्र को मजबूत करना है साहब। साथ ही सामाजिक पुलिसिंग, जन सहभागिता
पर आधारित सुरक्षा प्रणाली, यह बहुत महत्वपूर्ण है साहब। जन सहभागिता पर आधारित सुरक्षा प्रणाली का हमें निर्माण करना होगा। मानव सभ्यता की यात्रा में देखें तो हमारे पास इतने सैनिक नहीं थे साहब। मानव प्रिमिटिव एरा में देखें तो जन सहभागिता ही थी। तो आगे देखें तो युवाओं के लिए अवसर, स्वाभाविक है कि युवाओं के लिए हम अवसर देंगे तो वह नकारात्मक विचारों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि सकारात्मक विचारों की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए हमें रोजगार, कौशल विकास कार्यक्रम और सामाजिक पहचान का निर्माण करना होगा। विवेट पीस, हमें इस तरह की वैचार की स्थापित करनी होगी। तो आइए आगे चलते हैं और हम लोग इस व्याख्यान के निष्कर्ष को देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सांप्रदायिकता, जाति हिंसा, आतंकवाद भारत के सामाजिक राजनीतिक ढांचे के लिए गंभीर खतरा है। ये सभी समस्याएं ऐतिहासिक आघात, सामाजिक विषमता, राजनीतिक पहचान राजनीति और उग्रवादी विचारधाराओं से उत्पन्न होकर समाज की अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देती हैं। इसके अस्थायी समाधान के लिए आवश्यक है भारत समावेशी विकास, राजनीतिक जवाबदेही, संस्थागत पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा दें। संतुलित दृष्टिकोण जो विकास, न्याय, संवाद और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो, साथ ही भारत को एक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और लचीला राष्ट्र बनाने में सक्षम है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसके की पॉइंट्स के रूप में देखें इन तीनों के, तो हमें एक समावेशी समाज का निर्माण करना होगा जहां सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो और धार्मिक आधार की श्रेष्ठता को हमें समन्वय की तरफ ले जाना होगा, हमें प्रेम बंधुत्व की तरफ ले जाना होगा, हमें सहयोग और योगदान की तरफ ले जाना होगा। साथ ही साथ हमें सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना होगा। तभी शायद हम इस तरह की समस्याओं से निजात पा पाएंगे, इस तरह की समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे और एक बेहतर, मजबूत, समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान दे पाएंगे। प्रिय विद्यार्थी, आपने इस व्याख्यान को समझा। हमने इस व्याख्यान के अंतर्गत जिन किताबों को आधार बनाया, जिनसे एक आधार बना करके इसको तैयार किया, उनको तो पहले आभार व्यक्त करता हूं कि इस व्याख्यान को मजबूत करने में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। आइए अब इस व्याख्यान को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप इस व्याख्यान के साझीदार बने। हमें आशा है कि यह व्याख्यान आपकी अकादमिक यात्रा को समृद्ध करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।